नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर वाराणसी से खबर है। कफ सिरप मामले पर ईडी की रेड खत्म हुई है। करीब 36 घंटे तक चली है ईडी की रेड। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज ईडी को मिले हैं। 425 करोड़ के लेन देन के मिले सबूत। ब्रांडेड घड़ियां, महंगे सामान का कलेक्शन मिला है। सीए विष्णु अग्रवाल के दफ्तर से 140 फर्मों का डेटा मिला। शुभम और सीए के दफ्तर पर रेड की थी। और बातचीत करने के लिए रवि हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी देखिए, कल सुबह 8 बजे ईडी यहाँ वाराणसी पहुंचे और शुभम के गोदाम समेत तमाम जो शुभम के साथ काम करने वाले लोग थे या फिर जिसका लेन देन था उनके यहाँ छापेमारी की। और साथ ही शुभम के जो सीए रहे उनके क्या छापेमारी चली। लगभग 36 घंटे तक यह पूरी छापेमारी हुई और आज दोपहर में 3 बजे जब ईडी वापस लौटी तो अपने साथ कई अहम दस्तावेज लेकर के वापस गई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 425 करोड़ रुपए का जो लेन देन है उसके कागजात सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो खुलकर सामने आई है वो ये आई है कि शुभम के घर में काफी महंगे ब्रांडेड सामान मिले हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। शुभम के घर में जो डिजाइनिंग हुई थी वो उसकी कीमत करोड़ों में है। तो तमाम जो दस्तावेज है और तमाम जो सबूत है वो साक्ष्य संकलन करके ईडी अपने साथ ले और ये बताया जा रहा है कि जल्द ही ईडी दोबारा इसमें कुछ कार्रवाई कर सकती है। क्या निकलकर चीजें सामने आई हैं, उसके बाद आगे अब और पूछताछ या कोई सिलसिला और कुछ चलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आगे भी इसमें ईडी अपनी कार्रवाई करेगी क्योंकि जो दस्तावेज मिले हैं वो काफी कुछ कफ सिरप मामले में राज खोले हैं। उस राज को लेकर के ईडी अभी दोबारा कार्रवाई कर सकती है। और ये बताया जा रहा है कि जो सीए है शुभम के जो सीए है 100 से अधिक फर्मों का वहां पे संकलन मिला है। और साथ ही शुभम जायसवाल के 2 और नए फर्मों के बारे में पता चला है जिसका ऑडिट ये सीए विष्णु अग्रवाल कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं जो अभी फिलहाल दस्तावेज लेकर के ईडी गई है वापस, लेकिन जल्द ही दोबारा इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। एक बड़ी बात यह है कि कुछ और भी नाम सामने आ सकते हैं। तो तमाम अभी चीजें हैं जो सामने आगे चल करके कार्रवाई होंगी जिन पर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शुभम जायसवाल का वीडियो वायरल हुआ। दुबई के होटल का वीडियो होने का दावा है। वीडियो में शुभम लॉबी में टहलता नजर आया। वीडियो में फोन से बात करता दिखा शुभम जायसवाल। वायरल वीडियो की स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो शुभम जायसवाल का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। दुबई के होटल का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। मिर्जापुर में सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें तेज रफ्तार कार ने रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोग घायल हुए थे। घटना 11 दिसंबर की देहात कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी अब सामने आया है। हादसे में घायल लोगों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। गाजियाबाद से खबर है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों पर 30 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में 2 फर्जी प्लेसमेंट कंपनी संचालकों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी बेरोजगार युवक युवतियों को मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य निजी कंपनियों में नौकरी और ट्रेनिंग दिलाने का झांसा देते थे। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर इन कंपनियों ने अलग अलग लोगों से लगभग 30 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें से एक का नाम रितेश पुत्र प्रदीप शर्मा है और दूसरे का नाम अमन पुत्र चंद्रभूषण सिंह है। इसमें पूछताछ पर यह पता चला है कि ये लोग जो यंगस्टर्स थे उनको मेट्रो स्टेशंस में, मॉल्स में, इन सब में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ठगी करते थे और उनसे पैसे हड़प लेते थे। और इसमें से रितेश के खिलाफ एक पहले भी मुकदमा पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी से खबर है। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पूर्व एसपी विधायक दीपक उर्फ दीप नारायण यादव की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने
3 जगह की करीब 20 करोड़ 26 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बाकायदा मुनादी कराकर ये संपत्तियां कुर्क की हैं। इसमें करगुआ, मूल सिटी के खाली प्लॉट भी शामिल हैं। कुल 3 जगह की संपत्ति कुर्क की गई है। को सूचित किया जाता है। अभियुक्त दीपक उर्फ दीप नारायण के विरुद्ध ये कुल 20 करोड़ 26 लाख 52,260 रुपए की संपत्ति के जब्तीकरण का आदेश पारित हुआ था, जिसके क्रम में आज थाना नवाबाद पुलिस स्थानीय तहसील के मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उक्त तीनों संपत्तियों को कुर्क के जब्तीकरण की कार्यवाही इनके द्वारा की गई है। हरदोई में 75 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर अवधेश कुमार त्रिपाठी को संदिग्ध हालत में गोली लग गई। पेट के निचले हिस्से में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोतवाली देहात क्षेत्र के अनंग बेटा गांव की घटना है। बताया जा रहा है कि कुछ समय से मानसिक रूप से अवधेश त्रिपाठी अस्वस्थ चल रहे थे। उनके चचेरे भाई श्यामा कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घटना के समय अवधेश अपनी लाइसेंसी बंदूक साफ कर रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई और वो घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। अरे वो थोड़ा बीमार थे, मानसिक तनाव में थे, तो अपने एकदम उनको हो गया, अपनी राइफल रखी साफ करने लगे, इसे चल गई। कानपुर की पनकी थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी लखनऊ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी असली सोने के जेवर दिखाकर नकली पीतल के जेवर थमाकर ठगी को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से असली और नकली सोने के जेवरात के साथ करीब 3 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा आरोपियों के बैंक खाते में जमा 4 लाख रुपए की रकम फ्रीज कर दी गई है। अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत पुलिस कर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। आरोप है कि नशे में पुलिसकर्मियों ने अपनी सरकारी पीआरवी गाड़ी को चलाते समय नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी सूखे नाले में पलट गई। घटना के बाद मौके पर क्रेन बुलवाई गई, लेकिन जब क्रेन चालक ने 500 रुपये मेहनताना और किराया मांगा तो नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिससे मामले ने तूल पकड़ लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी नीरज जादौन ने तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए 2 सिपाही मनोज और कृष्ण बिहारी को निलंबित कर दिया। इसके अलावा पीआरवी मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने पर 2 दरोगा मुकेश कुमार और उदयवीर सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। तो पीआरवी मॉनिटरिंग में लापरवाही के चलते यहां पर एसएसपी ने 2 सिपाहियों और 2 दरोगाओं पर कार्रवाई की है। बुलंदशहर में मंदिरों से घंटों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने पीतल के करीब 96 मंदिर के घंटे बरामद किए हैं। ये सभी घंटे बुलंदशहर के अलग अलग मंदिरों से चोरी किए गए थे। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे मंदिरों से घंटे चोरी कर उन्हें पिघलाकर बाजार में बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। आज गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे और इनकी निशानदेही से कुल 96 घंटे, जिनका वजन 125 किलो व एक 12 किलो की पीतल की सिल्ली, साथ ही एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक कारतूस, 3 अवैध चाकू बरामद हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आज जो 5 अभियुक्त हैं, इनका काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है। इसमें दिलदार और सगीर के विरुद्ध 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं, जबकि नाजिम, राजुद्दीन और अलीमुल्ला के विरुद्ध 1.5 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार 5 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना डिवाई से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें कोई भी घुसपैठिया नहीं मिला। सीओ सिटी के नेतृत्व में अभियान चलाकर
झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के दस्तावेज की पड़ताल की गई, जिसके बाद पुलिस को जांच पड़ताल में कोई भी संदिग्ध घुसपैठिया नहीं मिला। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में अभियान चलाकर जांच पड़ताल कर रही है। की 22 फैमिलीज रहती है, उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें उनके आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, इन सब की जानकारी की जा रही है। इनके पास कितने वाहन हैं, क्या काम करते हैं और इनका आपराधिक इतिहास, इन सब के बारे में वेरिफिकेशन करके और यदि कोई अवांछित व्यक्ति इसमें पाया जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। कितने टोटल परिवार रहते हैं? परिवार टोटल यहाँ पे 22 रहते हैं, उन सब की जानकारी की जाएगी। खबर गाजियाबाद से है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है। स्थानीय लोगों ने मोदीनगर थाने में जाकर ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि अवैध घुसपैठियों की जांच हो, गलत पाए जाने पर उन पर कार्रवाई हो। देखिए, आज थाने पर यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ पर एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो बाहर के लोग, मुसलमान लोग, जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, यहाँ पर आकर अवैध ठेले लगा रहे हैं, उनको ढूंढकर प्रशासन से मांग करने आए हैं कि उनको ढूंढकर निकाला जाए, तत्काल प्रभाव से उन पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि दुर्घटना घटित हो जाए। बहुत सारी यहाँ मूंगफली वाले हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, पता नहीं कहां से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। किसानों पर योगी सरकार का विशेष फोकस है। धान और बाजरा किसानों को करीब 5,000 करोड़ का भुगतान किया गया है और 8 लाख से ज्यादा किसानों को समय पर पेमेंट दिया है। 3,15,000 से अधिक किसानों से 19.147 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और 4,500 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है। तो वहीं 35,000 बाजरा किसानों को 421.39 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। धान बिक्री के लिए प्रदेश भर में 4,645 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक बने। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव विनोद तावड़े और लखनऊ भाजपा प्रमुख महेंद्र नाथ पांडे ने चुनाव अधिकारी के रूप में पंकज चौधरी का नामांकन स्वीकार किया। अभी तक सिर्फ पंकज चौधरी का नामांकन हुआ। कल औपचारिक रूप से नाम का ऐलान किया जाएगा। माननीय पंकज चौधरी जी का सिंगल नामांकन हुआ है। 3 बजे तक समय निर्धारित था चुनाव अधिकारी के द्वारा और एक नामांकन हुआ है। अब वो पर्चा जांच उच कर रहे हैं, घोषणा कल होनी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की अपना प्रक्रिया है, बूथ का चुनाव, मंडल का चुनाव, फिर प्रदेश जिला का चुनाव, फिर प्रदेश का चुनाव, आज प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ है और उत्साहजनक संपन्न हुआ है और लोग उत्साहित भी हैं। और एक नामांकन हुआ है माननीय पंकज चौधरी जी का और वह सिंगल ही नाम हुआ है। अब पर्चा उर्चा जांच कर रहे हैं लोग और घोषणा कल करेंगे। तो मतलब पंकज जी का कोई कंफर्म है, ये कहा जाए? लगभग एक ही नाम है, तो लगभग लेकिन घोषणा कल करेंगे। कल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। पंकज चौधरी ने ही सिर्फ आज नामांकन कराया, ऐसे में उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले पंकज चौधरी ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि हर जिम्मेदारी लगन के साथ निभाऊंगा। पंकज चौधरी कल औपचारिक ऐलान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंकज चौधरी साहब मेरे साथ हैं, अभी निर्वाचन के लिए तमाम प्रक्रिया को पूरी करके आए हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश बड़ा है, आप पूर्वांचल से आते हैं, क्या चीजें आपकी प्राथमिकताओं पर रहेंगी? देखिए, अभी तो कहीं ना कहीं आज पर्चा दाखिल हुआ है, 5 सेट में मैंने पर्चा दाखिल किया है और केंद्र से पीयूष गोयल जी और तावड़े जी दोनों लोग आए हैं। अभी स्कूटरिंग चल रही है, कल विधिवत घोषणा होगा, उसके बाद में बताएंगे।
कई सारे चैलेंजेस भी साथ में रहेंगे सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है, उसको लेकर के भी कोई चैलेंज नहीं है। पहले दायित्व आने दीजिए, फिर उसमें विस्तार से बताऊंगा। साथ में एक सवाल और सर, अपोजिशन जो है वो लगातार इस तरह की बात कर रहा है कि ओबीसी का जो पूरा है हमारा पीडीए का फार्मूला रहेगा और पीडीए के फार्मूले पे हम चुनाव पे जा रहे हैं। आप खुद भी बहुत बड़ा जनाधार आपका पूर्वांचल में और पूरे देश में भी, कैसे लगता है कि उन तमाम चीजों का कैसे जवाब दिया जाएगा? दायित्व आने दीजिए, इसका जवाब पूरा दूंगा। उधर गोरखपुर में पंकज चौधरी के आवास पर खुशी का माहौल है। पंकज चौधरी की मां और रिश्तेदारों ने आपस में मिठाई खिलाई। पंकज चौधरी की मां और परिजनों से न्यूज 18 संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। माता जी, आज कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा बेटा है, बताने लायक नहीं कितना बड़ा दिन है। तो खुशी है माता जी? बहुत है। किस माँ को खुशी नहीं होगी, आप ही बताइए। तो अभी तक तो लोग टिकट मांगते थे, अब पहले सांसद थे, मंत्री थे, अब तो पूरा प्रदेश एक सभासद थे। पहली बार सभासद बने थे, फिर डिप्टी मेयर बने, फिर सांसद बने और फिर मंत्री बने, अच्छा, जब मोदी जी आए थे यहाँ पे 2 साल पहले, तो क्या कहे थे आप लोगों से? आए थे पहले तो क्या आप हमसे मिलने आने वाली थी, हम ही आपसे मिलने आ गए और बच्चों को आशीर्वाद वगैरह दिए। तो वो कुछ और भी कहे थे कि उस वक्त पंकज जी को और बड़ा कुछ जिम्मेदारी देंगे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं का देन है कि जी सारा पद मिलता जा रहा है उनको। मोदी जी का देन जी है। तो आप भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, आपके बड़े बेटे भी 2 ट्रिप बन रहा है बेटा, 2 ट्रिप रहे हैं, 2 टर्म आप भी रही हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। तो जनता की जो सेवा है पंकज जी की, तो बड़ी संख्या में लोग भी मिलने आते हैं, आप यहाँ अकेले रहती हैं, तो कभी ये नहीं कि पंकज जी बहुत व्यस्त हो गए हैं, आपसे को समय नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, हमेशा मिलने आते, जब आते गोरखपुर तो पहले हमसे मिल के तब महाराजगंज जाते हैं, बिना मिले नहीं जाते हैं। पंकज जी की बहू भी हमारे साथ हैं, जो बड़े भाई की बहू हैं। आज बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? जी, बहुत बड़ा दिन है, बहुत गर्व की बात है जी। हम लोगों से खुश ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता, बहुत खुश हैं। और दादी ने ये सब अभी देख लिया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। मतलब वो सब कुछ देख रही है, मंत्री भी देख लिए, अब अध्यक्ष भी बन गए हैं यूपी के, इससे बड़ी बात खुशी की कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जिम्मेदारी ये बहुत बड़ी है, अब पार्टी को एक बार से चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है, तो इसको किस रूप से आप लोग देख रहे हैं? वो चाचा कर लेंगे, वो चाचा उस चीज़ में है, कर लेंगे। तो अच्छा, जितना उनको मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं। हाँ, वो तो हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। हम देखते हैं कभी यहाँ हैं, कभी कहाँ दिल्ली जा रहे हैं, कभी महाराजगंज, उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क तो मैंने किसी को देखा ही नहीं करते हुए, बहुत हार्ड वर्क। तो चाचा जी कर लेंगे, आपको विश्वास है चाचा जी? हाँ, पूरा बहुत अच्छे से करेंगे, देखिएगा आप खुद बोलेंगे। जी जी जी। और ये जो है, ये क्या पोती लगती है ना पंकज जी की, तो ये बेटा टीवी आप लोग देख रहे हो, है? खुश हो आज, एकदम चेहरे खुशी दिखाई पड़ रही है? क्या कहोगी जब बाबा आएंगे यहाँ पे? बोलूंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। है, बाबा से बोलोगे? बाबा को बधाई भी देना है? हाँ, बधाई भी देना है। वहीं महराजगंज में पंकज चौधरी के आवास पर समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पंकज चौधरी के घर के बाहर जमकर आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। पंकज चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी मोदी पंकज चौधरी। हैदराबाद दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि एनआरसी के बहाने एसआईआर कराया जा रहा है, तभी डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ वोट काटने की तैयारी है और उनकी विधानसभा में ही 2 लाख से ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं
अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज़्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। अगर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटा है, और उसमें अगर 2.5-3 लाख वोट कट जाएगा, पूरे यूपी में जो डेटा निकल करके आ रहा है वो लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। तो आप इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? तो आप आधार को वोटर लिस्ट से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? अगर आप आधार को वोटर लिस्ट से जोड़ दें तो लोगों को इतनी परेशानी तकलीफ नहीं होगी, इतने फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, कागज़ नहीं ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप डिटेंशन सेंटर क्यों बना रहे हो? भाई इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। आप सोचिए बात को कि बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि हम वोटर लिस्ट को ठीक कर रहे हैं, अगर किसी का डबल वोट है, कोई मृत्यु हो गया है, कोई शिफ्ट हो गया है, तो हम उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन डिटेंशन सेंटर किसने बताया है? डिटेंशन सेंटर कौन बना रहा है? इलेक्शन कमीशन बना रहा है कि बीजेपी बना रही है? तो इसका मतलब एसआईआर के साथ एनआरसी भी है। कल तक एसआईआर की तारीख बढ़ाने की मांग करने वाली समाजवादी पार्टी अब तारीख बढ़ने के बाद पीछे भी सियासत देख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने एसआईआर पर सरकार को घेरते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर का जो समय बढ़ाया गया है, इसमें आशंका इस बात की है कि अधिकारियों पर मंत्री लोग दबाव डालकर कुछ फर्जीवाड़ा करवाना चाहते हैं। इस बात की है कि अधिकारियों पर मंत्री लोग दबाव डालकर कुछ फर्जीवाड़ा करवाना चाहते हैं। पता तो कल तक हो ही गई है एसआईआर सब। अब जो है, जैसे यहाँ एक उप मुख्यमंत्री आए, एक मुख्यमंत्री मैनपुरी गए उप मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री गए मुरादाबाद और मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी। मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ, तो अखबार में कहीं न निकल जाए इसलिए कहते हैं कि हमने अपनी पार्टी के लोगों के साथ बात की। मैंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे। दशरथ महल और कनक भवन में दर्शन पूजन किया। मंदिर परिसर में पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त का स्वागत किया। उसके बाद राम मंदिर में रामलला के दरबार में पूरे परिवार के साथ हाजिरी लगाई। अयोध्या की पावन धरती पर मुझे सपरिवार आने का मौका मिला। इसके लिए मैं भगवान श्री राम का अत्यंत आभारी और कृतज्ञ हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला विराजमान के दर्शन मैंने, मेरी पत्नी और मेरे माता पिता ने भी किए, और ये सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। भगवान की असीम अनुकंपा है। जय भारत, जय हिंद। आगरा में बाबरी मस्जिद का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रीय अनुमान दल ने अकोला क्षेत्र में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, जहां सुलभ शौचालय पर बाबरी शौचालय का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया। बोर्ड लगने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बोर्ड लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम में हापुड़ के एक मुस्लिम परिवार के 6 लोगों ने सनातन धर्म अपनाया। इस दौरान आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर जी महाराज ने शुद्धि यज्ञ कर सभी का शुद्धिकरण कराया और सनातन धर्म में घर वापसी कराई। घर वापसी करने वाले हापुड़ के फुरकान, जो अब विशाल बन गए हैं, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी के साथ रेप हुआ। उस दौरान उन्हें मुस्लिम समाज के लोगों का साथ नहीं मिला और सनातन धर्म के लोगों ने उनकी मदद की, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने पूरे परिवार के साथ सनातन धर्म अपना लिया। इस दौरान मंतशा नाम की एक हिंदू युवती भी हिंदू धर्म के चौधरी अमन के साथ शादी कर आश्रम में पहुंची थी और यशवीर जी महाराज ने मंतशा का भी शुद्धिकरण कराया। इसके बाद सनातन धर्म में अपनाकर मंतशा से मनसा बन गई।